हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम एमिली डिकिंसन की पोएम दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। इस पोएम के नाम से ही हमें काफ़ी कुछ क्लियर होता है, लेकिन इसके कंटेक्स्ट को जानकर हम अपनी क्लैरिटी बढ़ाते हैं। ये पोएम 1862 के अराउंड एमिली ने लिखी थी। इसी दौरान उन्होंने अपनी पोएम्स को अपने फ्रेंड और एडिटर थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन के साथ शेयर करना शुरू किया था पढ़ाने के लिए। हालांकि एमिली ने अपनी 10 से ज़्यादा पोएम्स अपनी लाइफ टाइम में नहीं छापी थी और ये पोएम भी उनकी लाइफ टाइम में नहीं छपी थी। डिकिंसन की डेथ के 4 साल बाद ये पोएम छपी, यानी 1890 में जो पोएम सीरीज़ 1 थी उसमें ये पोएम छपी थी। एमिली का नेचर जानना इस पोएम को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एमिली डिकिंसन की लाइफ और वर्क्स के बारे में मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एमिली को अपनी लाइफ में साइलेंस और सिक्लूजन यानी अकेले रहना, शांत रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, खासकर उनकी लाइफ के लेटर ईयर्स में। एमिली एज अ पोइट काफ़ी इनवर्ड विजन रखती हैं। कुछ पोइट्स होते हैं जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, आप उनकी पोइट्री में नोटिस करेंगे कि वो बाहर की चीज़ों से इंस्पायर होते हैं और उसमें अपने इमोशंस को ऐड कर कर लिखते हैं। लेकिन एमिली की पोइट्री से ही समझ में आता है कि एमिली की खुद की जो समझ है चीज़ों की, वो उनकी पोइट्री को डोमिनेट करती है बजाय बाहर की ऑब्जर्वेशन के। इसी कारण वो बहुत सिक्लूडेड थी, बहुत इंट्रोवर्टेड थी, ज़्यादा किसी से मिलती नहीं थी। और जब लाइफ में इंसान बहुत सिक्लूडेड होता है, किसी से मिलता नहीं है, तो लोग अक्सर उसे जज करते हैं। जो दुनिया होती है जिसको ये लेटर लिखा जाने वाला है, वो दुनिया है, वो ऐसे पोइट्स के दिमाग को कि नहीं समझ पाता और उसे जज भी करता है। तो एमिली ने ये लेटर, जो कि असल में एक पोएम है, दुनिया को ही डेडिकेट की है। पोएम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसे आप स्टाइलिस्टिक फीचर्स में भी ऐड कर सकते हैं। इस पोएम में केवल 2 स्टैंजास हैं, 4-4 लाइन के, यानी 2 क्वार्ट्रेन्स हैं। इसमें बैलेड या कॉमन मीटर का यूज़ है, यानी इयम्बिक टेट्रामीटर और इयम्बिक ट्राईमीटर को ऑल्टरनेटिवली लाइंस में यूज़ किया गया है। राइम स्कीम इम्परफेक्ट है एमिली की ज़्यादातर पोएम्स की तरह, तब भी हम इसे ABC भी कह सकते हैं। और आई राइम का यूज़ है, यानी वर्ड देखने में तो लगता है कि राइम करेगा लेकिन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टैंजा में वर्ल्ड और जो थर्ड लाइन में उसकी टोल्ड है वो OLD पे ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन असल में उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। स्पीच की बात करें तो इस पोएम में भारी यूज़ है एलिट्रेशन का। न साउंड, ह साउंड, म साउंड का बार बार यूज़ किया जाता है, जिसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। नेवर, नेचर, न्यूज़, एक ना का साउंड हुआ, हर, हैंड्स, मी, मैजेस्टी, मैसेज, टोल, टेंडर। तो ये जो साउंड्स का रेपिटेशन है ये बहुत ज़्यादा है। एमिली की बहुत सारी पोएम्स की तरह यहाँ पर भी डैशेस का भारी यूज़ है। नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है और कई एक वर्ड्स कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं, जो कि असल में हम स्मॉल लेटर्स से ही शुरू करते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं। पढ़ते हैं स्टैंजा 1। This is my letter to the world that never wrote to me the simple news that nature told with tender majesty. So इस स्टैंजा में पोइट कहती है कि ये मेरा लेटर है दुनिया को मैं ये लेटर यानी पत्र लिख रही हूँ। और जिस दुनिया ने कभी मुझे कुछ नहीं लिखा, यानी कभी मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी, मुझे कोई बात बताने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैं उसके लिए एक लेटर लिख रही हूँ। और उस लेटर में क्या है? थर्ड लाइन में, द सिंपल न्यूज़ दैट नेचर टोल्ड, वो बिल्कुल सीधी सादी सी जो न्यूज़ है, बात है, फैक्ट्स हैं, जो कि मुझे नेचर ने, प्रकृति ने बताए हैं। कैसे? विद टेंडर मैजेस्टी। टेंडर का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, और मैजेस्टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका औहदा, पद बहुत बड़ा हो और वो बहुत ग्रेट हो। हम राजाओं को, क्वींस को बोलते हैं ना, योर मैजेस्टी। तो नेचर ने उन्हें एक सिंपल सी बात बताई थी, न्यूज़ दी थी या फैक्ट्स बताए थे। कैसे? बहुत ही सॉफ्ट एक जो ग्रेटनेस थी उसके साथ। ग्रेटनेस तो थी लेकिन बड़ी ही सॉफ्ट थी, कोमल थी। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 2। Her message is committed to hands I cannot see, for love of her, sweet countrymen,
जज टेंडरली ऑफ मी। पोइट कहती हैं जो नेचर का मैसेज है वो किन्हीं इनविजिबल हाथों में है। यानी एग्जैक्टली पोइट को नहीं पता कि जो अपने लेटर में नेचर का वो मैसेज लिख रही हैं वो पोइट को किसने दिया। मतलब उन्हें एग्जैक्टली उस मैसेज का सोर्स तो नहीं पता, लेकिन वो मैसेज पता है उनको कि वो क्या है। और वो कहती हैं फॉर लव ऑफ हर स्वीट कंट्रीमैन। वो कहती हैं नेचर के प्यार के लिए, अगर आप नेचर को प्यार करते हो। फिर वो बोलती हैं स्वीट यानी प्यारे, कंट्रीमैन यानी जो उनके फेलो सिटीजन्स हैं, जो दुनिया के लोग हैं, उनसे दरख्वास्त करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं जज टेंडरली ऑफ मी। मुझे बहुत हार्शली जज मत करना, बहुत नेगेटिवली जज मत करना, मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन देना जब आप मुझे जज करो। फर्स्ट स्टैंजा में भी टेंडर वर्ड आता है, उसका मतलब हमने सॉफ्ट पढ़ा था। यानी मुझे जब जज करिएगा, मेरे कैरेक्टर को, मेरी पर्सनालिटी को जब जज करेंगे आप, तब सॉफ्ट रहिएगा, हार्श मत रहिएगा। हमने ये पोएम वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ ली है, लेकिन जो इसका मीनिंग है उसको समझने के लिए एक छोटा सा डिस्कशन ज़रूरी है जो हम जल्दी से कर लेते हैं। एमिली की पोएम्स ज़्यादातर बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर उनका मीनिंग हम सोचने बैठें तो घंटों बीत सकते हैं। बहुत ही एनिग्मेटिक यानी बड़ी ही कंफ्यूज करने वाली और क्लियर मीनिंग ना रखने वाली पोएम्स एमिली लिखती हैं। ये पोएम बहुत यूनिक भी है क्योंकि ये उन कुछ एक पोएम्स में से है जिसमें एमिली की दिमाग की सीधी सीधी विंडो हमको देखने को मिलती है कि वो असल में क्या सोच रही हैं। वो कॉन्शियस लगती हैं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, और दुनिया से बात करने की एक पर्सनल लेवल पर, क्योंकि एक लेटर एक पर्सनल लेवल पर लिखा जाता है, वो कोशिश करती हैं। ये एक ऐसी पोएम है जिसका क्लेम है कि वो एक लेटर है, और लेटर जो होता है वो कम्युनिकेशन और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम समझा जाता है। लेकिन असल में क्योंकि एमिली की पोइट्री बहुत एनिग्मेटिक है, तो इस लेटर के भी कई मीनिंग्स और कई लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं। जानने वाली बात है कि एमिली असल लाइफ में बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखती थी, लेकिन अपनी बहन से कह के उन्होंने अपने मरने के बाद सारे लेटर्स जलवा दिए थे। और उनके कई सारे फ्रेंड्स थे, फैमिली थी जो उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी एमिली को उनसे भी ज़्यादा सिक्लूजन और आइसोलेशन, अकेलेपन की लाइफ पसंद थी। वो इतनी ज़्यादा सिक्लूडेड थी अपनी लाइफ में, आप इमेजिन करिए कि उनके पिता जब 1874 में, एडवर्ड डिकिंसन उनका नाम था, नहीं रहे, तब उन्होंने उनका फ्यूनरल तक अटेंड नहीं किया और दूर से ही जो चर्च के सॉन्ग्स होते हैं जो मरने पे गाए जाते हैं वो सुनती रही थी। 2 मिनट ऐसे इंसान को इमेजिन कर देखिए, वो एक स्पेक्टेटर बन जाता है दुनिया के लिए, वो दुनिया के लिए एक ऑडियंस बन जाता है, एक आर्टिस्ट, और जो भी वो ऑब्ज़र्व करता है और जो भी उसे अंदर से प्रेरणा आती है वो उसको पेपर और पेन लेकर उतारता है। इस पोएम में एक आयरनी है, क्योंकि पोएट कितनी भी सिक्लूडेड हो फिर भी एक ह्यूमन की जो कम्युनिकेट करने की अर्ज होती है दूसरों से, दुनिया से, वो दिखती है। और वो वर्ल्ड से कहती हैं लास्ट लाइंस में कि उन्हें हार्शली जज ना करें, बहुत नेगेटिवली जज ना करें, क्योंकि ये एक लौती चीज़ है जो कि वो दुनिया से चाह सकती हैं, क्योंकि वो फिज़िकली तो वहाँ से सेपरेट हो चुकी हैं और दुनिया को डायरेक्टली वो कुछ नहीं दे रही हैं, इनडायरेक्टली दे रही हैं उनकी पोएम्स, लेकिन जो दुनिया में चीज़ें स्टैंडर्ड माने जाते हैं उसको पूरा नहीं कर सकती। तो वो केवल उनका मैसेज यही हो सकता है दुनिया को कि मुझे हार्शली जज ना करें। यहीं पर ये भी गौर करने वाली बात है कि भले ही फिज़िकली एमिली वर्ल्ड से सेपरेटेड है, लेकिन वो नेचर के क्लोज़ और ज़्यादा आ गई हैं। वो कहती भी हैं कि नेचर का मैसेज मैं दुनिया को दे रही हूँ। तो नेचर का मैसेज उन्हें कब मिला? जब वो शांति से सोच रही थी, शांति से अपनी पोएटिक एबिलिटी को आजमा रही थी, तब नेचर यानी बाहर वाला नेचर भी, फूल पत्ती, पेड़ पौधे, और ह्यूमन नेचर का भी मैसेज उनको मिला है, और इनविजिबल हैंड्स हैं। लेकिन एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता कि कैसे उन्हें वो प्रेरणा आती है, लेकिन उन्हें पता है कि नेचर उनसे कुछ कह रही है जो दुनिया को बताना ज़रूरी है। पोएम के थीम्स को एक बार देख लेते हैं। पहला काफ़ी साफ सा थीम है लोनलीनेस और सिक्लूजन का। एक पोएट, एक आर्टिस्ट की जो चाह होती है, हमेशा नहीं लेकिन कई बार, अकेले रहने की। अकेला रहकर भी वो कहीं ना कहीं चाहता है कि वो कम्युनिकेट करे।
यहाँ पर आप फिलिप लार्किन की वॉन्ट्स जो कविता है वो भी पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। उसका भी थीम कुछ कुछ ऐसा है। राइटिंग के कंडीशंस और पर्पसेस क्या होते हैं, एक पोएट क्यों लिखता है और लिखने के लिए उसे कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इसको भी ये पोएम कहीं ना कहीं दिखाती है। राइटर कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर के बारे में तो लिखना चाहता है, लेकिन उसे वही करने के लिए बाकी ह्यूमन से दूर होना पड़ता है। एक पोएट की विलिंगनेस जो होती है कम्युनिकेट करने की। आपको लगेगा कि पोएट तो अभी तो सिक्लूजन ढूंढ रहा था, लेकिन ये कम्युनिकेट क्यों करना चाह रहा है। जितनी भी पोएम्स हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह का कम्युनिकेशन ही तो है। कुछ बात है जो अंदर से निकलकर पोएट के मुंह से या पेन से आ रही है, वो हमको दिखती है। और इसमें साफ साफ एमिली उसको एक लेटर का नाम दे देती हैं। तो ये थी एमिली डिकिंसन की बहुत शॉर्ट पर बहुत ही ज़्यादा गहरी पोएम, दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड। अगर आपको ये पोएम समझने में इस वीडियो से हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मंडे टू फ्राइडे आने वाली अपडेट से आप टच में रहें। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, करके बता सकते हैं कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पोएम के बारे में, और आगे आप इस चैनल पर पोएम प्रोस पर कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर of your family, friends and yourself.